नमस्कार। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन शिक्षण इस स्तुत्य उपक्रम अंतर्गत मैं श्रीमती ज्योति निकम शंकरवाड़ी मनपा माध्यमिक शाला से यहाँ उपस्थित आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, मुझे पता है कि आप सभी को हमारी 9वीं कक्षा की हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए उत्सुक हो। आप सभी ने हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक को देखा है। मतलब पिछले महीने में पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में रिवीजन के तौर पर जानकारी इसी ऑनलाइन क्लास द्वारा प्राप्त की है। लेकिन फिर भी आज हम पद्यपाठ शुरू करने से पहले अपने इस हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक की थोड़ी सी जानकारी अवश्य लेते हैं ताकि आप सभी को पाठ्य पुस्तक समझने में आसानी हो। देखो बच्चों, यह आपके सामने हमारी हिंदी लोक भारती विषय की पाठ्य पुस्तक दिखाई दे रही है। अतिशय रंग बिरंगी, अतिशय आकर्षक पुस्तक है। हम सबको कविता, गीत, गजल सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। कहानियों के विश्व में विचरण करना मनोरंजक लगता है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्य पुस्तक में कविता, गीत, दोहे, गजल, नई कविता, वैविध्यपूर्ण कहानियाँ, निबंध, हास्य व्यंग, संवाद आदि साहित्यिक विधाओं का समावेश किया हुआ है। विधा का मतलब है प्रकार। तो ये विधाएं मनोरंजन तो करेगी ही, इसी के साथ साथ ज्ञान भी बढ़ाने वाली है। हमारे इस पाठ्य पुस्तक की पढ़ाई करते करते आप सभी में भाषाई कौशल्य, क्षमताओं एवं व्यक्तित्व का भी विकास होने वाला है और चरित्र निर्माण, राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करने तथा सक्षम बनाने के लिए भी हमारी यह हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक मदद करने वाली है। देखो बच्चों, आज का युग यह डिजिटल युग है, जैसे कि हम सब जानते हैं, और इसी डिजिटल दुनिया की नई सोच को ध्यान में रखते हुए और वैज्ञानिक दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए हमारे इस पाठ्य पुस्तक अंतर्गत बहुत सारी कृतियां दी गई है। तो यहाँ पर हम उस कृतियों के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखो, श्रवणीय यह कृति पाठ्य पुस्तक में पूछी गई है। जैसे मतलब जो भी कुछ आप सुनते हैं उसके बारे में इस कृति के अंतर्गत पूछा गया है। जैसे कि अपने घर परिवार के बड़े सदस्य होते हैं, वह हमें कहानियाँ सुनाते हैं, कथाएं सुनाते हैं, तो वह आपको कक्षा में सुनना है। मतलब आपने क्या सुना है तो उसके बारे में सुनाना है। तो इस तरह की अलग अलग श्रवणीय कृति अपने पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत है। बात और है लेखनीय। इस कृति के अंतर्गत हमें लेखन करना है। जैसे कि आप कर सकते हो, सुवचन होते हैं, उसका संकलन कर सकते हो, उसका सुंदर तरीके से उसकी सजावट कर सकते हो, चार्ट बनाकर अपनी कक्षा में लगा सकते हो। तो इस तरह से लेखनीय कृति में यह अपेक्षित है। संभाषणीय, यह कृति संभाषण पर आधारित है, मतलब चर्चा की जाती है। क्या होता है इससे? एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है। हम एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, इसीलिए यह संभाषण कृति भी है हमारे इस पाठ्य पुस्तक में। पठनीय, इस कृति के अंतर्गत हमें पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य साहित्य ग्रंथ भी पढ़ने हैं। मतलब इसके द्वारा हमें
प्रेरित किया गया है। जैसे कि पठनीय कृति अंतर्गत हिंदवी स्वराज्य निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी का अंश पढ़कर प्रेरणा प्राप्त कीजिए। मतलब पठनीय कृति द्वारा पढ़ने के लिए हमें प्रेरित किया हुआ है। पाठ के आंगन में इस कृति द्वारा गद्य पाठ और पद्य पाठ से ही आपको उत्तर लिखने हैं। जैसे कि संजाल पूर्ति करो, विकल्प चुनकर लिखना। मतलब गद्य पाठ और पद्य पाठ में इसके ऊपर आधारित कृतियां करनी है पाठ के आंगन में। भाषा बिंदु, भाषा का विकास होने के हेतु यह कृति है। भाषा बिंदु में व्याकरण पर आधारित कृतियां पूछी गई है। जैसे कि विलोम शब्द, शब्द भेद, उपसर्ग, प्रत्यय आदि व्याकरण पर आधारित कृतियां हमें भाषा बिंदु इस कृति के द्वारा करनी है। आसपास, देखो आसपास इस शब्द से ही हमें क्या पता चलता है, हमारे आजू बाजू के, मतलब आजू बाजू, आसपास। आसपास इस कृति द्वारा हमारे आसपास के बातों की जानकारी हमें लेनी है और इस कृति द्वारा यह अपेक्षित है। मतलब इससे आपकी निरीक्षण क्षमता का विकास होने वाला है। पाठ से आगे इस कृति का भी अंतर्भाव है। पाठ से आगे कृति द्वारा हमने गद्य पाठ, पद्य पाठ पढ़ने के बाद उस पाठ से संबंधित हमने क्या क्या जानकारी खुद खोज सकते हैं, इसके संदर्भ में यह कृति है। जैसे कि अगर पद्य दिया हो तो कुछ शब्द दिए जाएंगे और उस पर आधारित आपको कविता करनी है। इस तरह की कृति आपको पाठ से आगे इस कृति में करनी है। कल्पना पल्लवन, देखो बच्चों, हम सब सोचते हैं और विचार करते हैं। सबके विचार भी अलग अलग होते हैं। तो इस कृति द्वारा हम किस तरह की कल्पना करते हैं, सोचते हैं, यह हमें लिखना है। मतलब हमारी कल्पना शक्ति को कल्पना पल्लवन इस कृति से जागरूक किया गया है। मौलिक सृजन, मौलिक सृजन इस कृति द्वारा पाठ का अध्ययन करने के बाद आप सब में क्या बदलाव आया है, कौन से मूल्यों का अंतर्भाव हुआ है, इसके बारे में जांच पड़ताल की गई है मौलिक सृजन द्वारा। अभी रचना बोध, गद्य पाठ और पद्य पाठ पढ़ने के बाद हमें क्या बोध प्राप्त हुआ है, हमें क्या सीख मिली है, क्या सीखने को मिला है, यह इस रचना बोध की कृति द्वारा हमें आपको लिखना है। अभी देखो, मैं हूं यहाँ। इस डिजिटल जगत में साहित्यिक विचारों का विकास करने के लिए प्रत्येक पाठ में इस मतलब संकेत स्थल यानी लिंक भी दी गई है। तो अवश्य ही इसका आपको उपयोग करना है। तो बच्चों, लोक भारती हिंदी विषय का अध्ययन करते करते आप में विशेष अभिरुचि एवं आत्मीयता की भावना भी निर्माण होने वाली है। आप हर दिन अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे तो ये जो हमारी पुस्तक है, ये दोस्त की तरह हमें लगने लगेगी और निश्चित ही यह दोस्त भविष्य में आपके लिए एक अच्छा मार्गदर्शक साबित होने वाला है। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं अपने इस दोस्त को। तो पाठ्य पुस्तक द्वारा प्रथम सत्र के लिए पहली इकाई और द्वितीय सत्र के लिए दूसरी इकाई का अध्ययन हमें करना है।
तो फिलहाल हम यहाँ पर पहली इकाई के पाठों की अनुक्रमणिका को समझ लेते हैं। पहली इकाई में 11 पाठ है, उनका विभाजन कुछ इस तरह से हुआ है। गद्य पाठ यानी धड़ा, बिल्ली का बिलंगुड़ा, जूलिया, डॉक्टर का अपहरण, वीरभूमि पर कुछ दिन, इन 4 गद्य पाठों का अध्ययन करना है। पद्य पाठ, पद्य यानी कविता, चांदनी रात कविता है, किताबें, वरदान मांगूंगा नहीं, निर्माणों के पावन युग में, इन पद्यों का अध्ययन पहली इकाई में करना है। एक नया आया हुआ है पूरक पठन, मतलब पूरक पठन वह सामग्री होती है जो पाठ से ही संबंधित होती है, हमें कुछ पूरक माहिती मिलती है। तो पूरक पठन का भी अंतर्भाव किया हुआ है, गद्य भी है और पद्य भी है। गद्य पूरक पठन में कबीर और रात का चौकीदार, यह इसका अध्ययन करना है, और पद्य पूरक पठन में ये सखी, इसका हमें अध्ययन करना है। तो इस तरह से कुल मिलाकर प्रथम सत्र में 11 पाठों का अध्ययन हमें करना है। तो बच्चों, आज हम हमारी पहली इकाई की पहली कविता चांदनी रात का अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, जब हम कक्षा में होते हैं तो पाठ शुरू करने से पहले कृति को समझ लेते हैं, मतलब क्या लेते हैं, एक्टिविटी लेते हैं। इस कृति के माध्यम से आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हो, अपने अनुभव बताते हो, क्लास में चर्चा की जाती है। लेकिन फिलहाल हम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ बंधन होते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से यह मुमकिन नहीं होता है। लेकिन फिर भी पद्य पाठ पढ़ने से पहले हमारी जो कृति यहाँ पर दी गई है, जो कुछ मुद्दे यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसके जरिए हम यहाँ पर इस कृति को समझ लेते हैं, ताकि कृति के माध्यम से आप सभी में एक सृजनशीलता, लेखन कौशल्य का विकास हो। तो हमें मुद्दे दिए गए हैं। सुंदर प्राकृतिक स्थल, क्या कहा गया है कि आपके परिवेश के किसी सुंदर प्राकृतिक स्थल का वर्णन निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कीजिए। हमें मुद्दे दिए गए हैं। सुंदर प्राकृतिक स्थल, परिवहन सुविधा, निवास भोजन व्यवस्था, प्राकृतिक संपत्ति पर आधारित उद्योग। तो हम यहाँ पर इन मुद्दों के द्वारा इस कृति को समझ लेते हैं, ताकि हमारी ऑनलाइन तासिकाएं खत्म होने के बाद आपको इन मुद्दों पर लेखन करना है। देखो, पहला मुद्दा क्या था कि प्राकृतिक स्थल का नाम। सर्वप्रथम हम प्रकृति का मतलब यहाँ समझ लेते हैं कि प्रकृति यानी निसर्ग, पर्यावरण, हमारे आजू बाजू का वातावरण, परिसर। तो इस प्रकृति के पशु पक्षी, नदी तालाब, झरने, वायु, जंगल, ग्रह तारे आदि अंग हैं। यहाँ पर सुंदर प्राकृतिक स्थल का वर्णन करने के लिए आपको कहा गया है, मतलब आपके परिवेश का अर्थ है माहौल। तो परिवेश में आप, मतलब आपके माहौल में आप बाग बगीचे, उद्यान, उपवन देखते हैं, तो यही सुंदर प्राकृतिक स्थल का वर्णन आपको करना है। हम और हम सबका गांव होता है, बराबर। तो हम, मतलब प्राकृतिक स्थल में हम हमारे गांव के बारे में भी लिख सकते हैं। गांव का वातावरण पूर्ण निसर्ग संपन्न होता है। तो हम वहाँ पर किस तरह से हमारे गांव से हमारा लगाव हो जाता है, वहाँ का वातावरण कैसे है, तो इसके संदर्भ में भी हम प्राकृतिक
स्थल का वर्णन कीजिए, इसमें लिख सकते हैं। आगे का मुद्दा था परिवहन सुविधाएं। मतलब अगर हम गांव के बारे में लिखते हैं तो हमारे गांव के आने जाने के लिए क्या सुविधा होती है, कौन से वाहन से हम गांव जाएंगे, बस, रेलगाड़ी, जैसे कि मतलब परिवहन सुविधाएं या आने जाने की सुविधाएं, तो उसके संदर्भ में लिखना है। आपको मुद्दे दिए गए हैं, सिर्फ आपको अपने विचारों को लिखना है कि आपके अनुभव लिखने हैं। आगे का मुद्दा दिया गया था कि भोजन, निवास आदि की व्यवस्था के बारे में चर्चा करनी है। तो निवास का अर्थ होता है रहना। तो हम अभी गांव के बारे में समझ ले रहे हैं। तो गांव जाना हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है। छुट्टियों में हम सब अपने अपने गांव जाते हैं। गांव जाने के बाद वहाँ के प्राकृतिक वातावरण से, मतलब नैसर्गिक वातावरण से हमारे मन को बहुत ही शांति मिलती है। हम मतलब हमारे मन को एक सुकून सा महसूस होता है। क्यों ऐसे होता होगा? क्योंकि प्रकृति के हम वहाँ बहुत ही निकट होते हैं। तो अ, ग- तो इस तरह से गांव के संदर्भ में आप अपने निवास स्थान के संदर्भ में लिख सकते हो। अभी गांव के भोजन के बारे में बात कर रही है, तो गांव का खाना यानी भोजन भी बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं होगा कि जिन्हें गांव का भोजन पसंद ना हो। बहुत सारे पकवान नहीं होते, साथ ही चटनी भाकरी भी चटनी भाकरी से भी हमारा पेट भर जाता है, मन तृप्त हो जाता है। और तो और हम जब अपने शहर में आते हैं तो आने के बाद भी हमें गांव का भोजन याद आता है। तो इस तरह से जो भी आप कुछ अनुभव लेते हैं तो आपको सिर्फ वह लिखना है। अभी आगे का मुद्दा था कि प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक संपत्ति पर आधारित उद्योग व्यवसाय। प्रकृति पर आधारित जो भी साधन संपत्ति है उस पर आधारित उद्योग व्यवसाय गांव में किए जाते हैं। गांव में खेती की जाती है। खेती व्यवसाय से संबंधित पूरक उद्योग भी होते हैं, जैसे कि पशुपालन। तो जो भी कुछ आप देखते हो तो इसके संदर्भ में भी आप लिख सकते हो खेती व्यवसाय और भी कुछ जो पूरक व्यवसाय होते हैं। और जैसे मतलब एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा गांव येवला है। यह नासिक जिले में आता है। तो यहाँ पर वस्त्र उद्योग किया जाता है, जहाँ की पैठनी साड़ियाँ, मतलब जहाँ पैठनी साड़ियाँ बनाई जाती है, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है। इन साड़ियों की पूरे विश्व में निर्यात की जाती है। मतलब यहाँ का जो वस्त्र व्यवसाय है बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हर एक गांव में कुछ ऐसी विशेष बातें होती है जो कि आप लिख सकते हो। जैसे कि मैंने अपने गांव का यहाँ उदाहरण दिया। खेती तो होती है, लेकिन अ, उसके अलावा और क्या होगा वह भी आपको लिखना, मतलब आप लिख सकते हो। तो बच्चों, इस तरह से आसपास इस कृति में दिए गए मुद्दों से हमने यहाँ पर प्रकृति से संबंधित जानकारी हासिल की है। तो आपको भी एक उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर स्पष्ट किया है, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। और इस तरह से भी आप मुझसे भी ज़्यादा बहुत अच्छा लिख सकते हो, अपने अनुभव लिख सकते हो। तो आपको अपने अनुभव इस कृति से लिखने हैं। कृति का नाम है आसपास। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी कविता है चांदनी रात। कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। चांदनी रात इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनका जन्म हुआ है 3 अगस्त 1886 में चिरगांव शहर झांसी में। यह स्थान उत्तर प्रदेश में है। और इनकी मृत्यु हुई है 12 दिसंबर 1964 में।
मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय हम थोड़ा सा देखेंगे, ताकि आपको अगर मेरा प्रिय कवि निबंध आता है तो आप इसके मतलब इनके बारे में लिख सकते हो। गुप्त जी मतलब मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। खड़ी बोली यह हिंदी भाषा का एक रूप है जिसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता करके वर्तमान हिंदी भाषा की निर्मिति हुई है। हिंदी भाषा खड़ी बोली का एक विकसित रूप है और इसी खड़ी बोली को साहित्यिक रूप में प्रदान करने में मैथिली शरण गुप्त जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैथिली शरण गुप्त जी गंभीर विषय को सुंदर और सरल शब्दों में प्रस्तुत करना मतलब इसमें कुशल थे। इनकी भाषा में माधुर्य, भावों में तीव्रता और शब्दों का सौंदर्य देखते ही बनता है। गुप्त जी का साहित्य वास्तव में लोक कल्याण, जनता को जगाने एवं भारतीय संस्कृति का चित्रण की दृष्टि से देखा जाए तो उच्च कोटि का साहित्य कहा जाता है। राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने के कारण मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां इस तरह से हैं। साकेत, साकेत यह इनका उत्कृष्ट महाकाव्य है। भारत भारती यह खंड काव्य है। इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं पर आधारित कविताएं हैं। रंग में भंग यह नाटक है। जयद्रथ वध यह भी नाटक है। यशोधरा और पंचवटी, पंचवटी यह खंड काव्य है। जैसे कि अब हम जो आगे कविता का अध्ययन करने वाले हैं चांदनी रात, तो वह चांदनी रात पद्य इसी पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। तो इस प्रकार हमने देखा कि गुप्त जी का साहित्य विशाल है और विस्तृत है। इस तरह से उन्हें आधुनिक भारत के सच्चे राष्ट्रकवि कहा जाता है। अगर बच्चों आपको मेरा प्रिय कवि यह निबंध पूछा जाए तो इन मुद्दों का उपयोग आप जरूर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हमारी कविता का नाम है पहली कविता, इकाई पहली, चांदनी रात। यहाँ पर कविता पढ़ने से पहले कुछ पद्य संबंधी जानकारी लेते हैं। चांदनी रात यह पद्य मैंने जैसे कि बताया कि पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। खंड काव्य का मतलब है छोटी कथा पर आधारित काव्य। इसे लघु काव्य भी कहा जाता है। चांदनी रात इस कविता में प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन किया हुआ है और वह भी सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। तो बच्चों पहले हम यहाँ पर कविता का गायन करती हूँ, फिर उसका विस्तार से स्पष्टीकरण सुनेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रगट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से।
क्या ही स्वच्छ चांदनी है यहाँ, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। हे बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बतौर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो बच्चों, इस तरह से पद्य का गायन हुआ है। आपको भी इस पद्य का गायन घर में घर पर करना है। तो बच्चों, आज हमने यह सीखा है, पाठ्य पुस्तक की पहचान की, अलग अलग कृतियों को, विविध कृतियों की जानकारी ली, अनुक्रमणिका द्वारा पहली इकाई के विभाजन को मतलब गद्य पाठ गद्य और पद्य पूरक पठन को समझ लिया। आसपास कृति के माध्यम से उन मुद्दों पर आधारित कृति का स्पष्टीकरण हुआ। कवि परिचय किया, पद्य संबंधी कुछ बातों की जानकारी ली और पद्य का गायन किया। तो आज आपको क्या करना है, स्वाध्याय की तौर पर आसपास कृति लिखनी है, आपके अनुभव, आपके विचार लिखने हैं, इस पद्य को पढ़ना है। जिस तरह से गाकर मैंने यहाँ पर बताया, उस तरह से आपको गाना है, सराव करना है। फिर अगले तासिका में हम फिर मिलेंगे और चांदनी रात इस कविता का स्पष्टीकरण हम अगले तासिका में और अच्छी तरह से समझेंगे।